नमस्कार। आज हम कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत को देखेंगे। हमें वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को देखने से पूर्व द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत को समझना आवश्यक है। मार्क्स के विचारों में सबसे प्रमुख उनका विचार द्वंद्ववाद के संबंध में है, जिसे मार्क्स ने हीगल से ग्रहण किया है। हीगल का यह विचार था कि विश्व का विकास संघर्ष एवं द्वंद्व से हुआ है। ये द्वंद्ववाद वाद, प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया द्वारा गुजरता है। हीगल क्या कह रहे हैं कि तीन चीज़ें हैं। पहला वाद है, दूसरा प्रतिवाद और तीसरा संवाद है। ये सब की प्रक्रिया से होकर ही कोई चीज़ गुजरती है। अर्थात पहले कोई चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं वाद, मतलब जो कोई अवस्था हो रही है उसे हम वाद कह रहे हैं। फिर उस चीज़ के विरोध में तत्व विकसित होते हैं जिसे हम कहते हैं प्रतिवाद। और फिर इन दोनों के बीच जब संघर्ष होता है तब एक नया रूप विकसित होता है जिसे हम कहते हैं संवाद। और ये संवाद आगे चलकर फिर से वाद बन जाता है, फिर इसके विपरीत प्रतिवाद होता है और फिर संघर्ष के बाद संवाद की प्रक्रिया होती है। इस तरह से ये लगातार चलता रहता है। हीगल का द्वंद्ववाद आत्मा से संबंधित था। मार्क्स ने हीगल के आत्मा के सिद्धांत को काल्पनिक और अवैज्ञानिक कहकर उसकी आलोचना की, लेकिन उन्होंने उनके द्वंद्ववाद विकास की अवधारणा को ग्रहण किया। आत्मा को न तो हम देख सकते न हम छू सकते हैं, अतः क्या है, यह एक कल्पना मात्र है। इस ठोस और दृश्यमान जगत को, समाज के विकास को केवल काल्पनिक अलग अलग विचार का द्वंद्ववाद विकास नहीं कहा जा सकता। मार्क्स ने भौतिक द्वंद्ववाद को जन्म दिया। वह कहा कि पदार्थ विश्व का मूल है। संपूर्ण विश्व पदार्थ से ही बना हुआ है। पदार्थों में मतभेद और संघर्ष के कारण ही विश्व का विकास होता है। मार्क्स द्वंद्ववाद की प्रक्रिया द्वारा वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को न्याय संगत एवं स्वाभाविक ठहराना चाहते थे। डायलेक्टिक यूनानी शब्द डायलोगोस से बना है, जिसका अर्थ वाद विवाद करना था। ये युक्ति एवं तर्क के द्वारा विरोधी के तर्कों के विरोध को उजागर करने की कला थी। बाद में चिंतन के इस द्वंद्वात्मक प्रणाली का प्रयोग गतिशील प्राकृतिक घटनाओं को समझने के लिए किया जाने लगा। हीगल ने द्वंद्ववाद का अपने प्रकार से उपयोग किया। हीगल के अनुसार प्रकृति व समाज का द्वंद्वात्मक विकास निरपेक्ष विचार से ही शासित रहता है। मार्क्स ने हीगल के द्वंद्वात्मक आत्मवाद को तो अस्वीकार किया और अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का विकास किया। मार्क्स ने हीगल की प्रणाली को तो ग्रहण किया, किंतु उसके आध्यात्मिक आधार को अस्वीकार कर दिया। हीगल के आत्मा तथा निरपेक्ष विचार के स्थान पर भौतिक जगत की सत्ता को स्वीकार किया। मार्क्स ने स्वयं अपने प्रमुख ग्रंथ कैपिटल की भूमिका में लिखा है, मैंने हीगल के द्वंद्ववाद को सिर्फ मस्तिष्क आत्मा के बल पर खड़ा पाया, मैंने उसे पैरों के बल पर खड़ा कर दिया। यदि आप रहस्यमय खोज में से तार्किक सार तत्व को छूट निकालना चाहते हैं तो आपको उसे हीगल के द्वंद्ववाद को मतलब बिल्कुल ही उलट देना होगा। मतलब जो वो सिर के बल खड़ा था उसे सीधा कर दिया, पैरों के बल खड़ा कर दिया। तो मार्क्स कह रहे हैं मैंने हीगल के द्वंद्ववाद को बिल्कुल उल्टा कर दिया है और उसे सही रूप में एक इंसान की तरह खड़ा कर दिया है। मार्क्स की द्वंद्ववाद पद्धति हीगल की पद्धति में मूलतः भिन्न ही नहीं बल्कि उससे उल्टी भी है। मार्क्स के अनुसार हीगल के लिए मानव मस्तिष्क चिंतन की प्रक्रिया, जिसे विचार के नाम से उन्होंने एक स्वतंत्र कर्ता तक बना डाला है, वास्तविक संसार के सृजन करता है और वास्तविक संसार विचार का बाहरी इंद्रिय गाम्य रूप मात्र है। इसके विपरीत मेरे लिए विचार इसके सिवाय और कुछ भी नहीं है कि भौतिक संसार ही मानव मस्तिष्क में प्रतिबिंबित होता है व चिंतन के रूपों में परिवर्तन हो जाता है।
इससे स्पष्ट होता है कि मार्क्स का द्वंद्वात्मक दर्शन हीगल के द्वंद्व दर्शन के बिल्कुल विपरीत है। मार्क्स का दर्शन हीगल के भाववादी तामझाम और रहस्यवाद से मुक्त होकर वैज्ञानिक भौतिकवादी पद्धति में बदलकर एक विचारधारात्मक अस्त्र बन गया। हीगल के आकाश में लटकते निरपेक्ष विचार के स्थान पर अपनी द्वंद्वात्मक प्रक्रिया का आधार मार्क्स भौतिक जगत को माना है। हीगल के लिए विचार प्रक्रिया, जिसे वह विचार के रूप में एक स्वतंत्र विषय वस्तु कहता है, इस विश्व का निर्माण करती है, जबकि विश्व विचार का बाह्य प्रत्यक्षीकरण मात्र है। इस तरह मार्क्स का दर्शन इसलिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहलाता है क्योंकि इसमें प्रकृति के घटना प्रवाह को समझने का तरीका द्वंद्ववादी है। चिंतन का यह द्वंद्ववादी तरीका घटना प्रवाह पर लागू किया गया और विकसित होकर प्रकृति के विश्लेषण का तरीका बन गया। इसके अनुसार प्रकृति का घटना प्रवाह सदा गतिशील और परिवर्तनशील है। जर्मन दार्शनिक फायरबाख हीगल व मार्क्स के बीच की कड़ी हैं। 19वीं शताब्दी का शास्त्रीय जर्मन दर्शन, विशेष रूप से हीगल व फायरबाख के दर्शन, मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सैद्धांतिक उद्गम स्रोत हैं व उसी से संबंध है। इसी दर्शन को लेकर मार्क्स ने अपने वैज्ञानिक द्वंद्ववाद की व्याख्या भौतिकवाद के आधार पर की, जिसके आधारभूत नियम इस प्रकार हैं। मार्क्स के अनुसार जीवन व जगत परम सत्य भौतिक है व आत्मा व ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। इनका विचार केवल कपोल काल्पनिक है। चेतना का आधार भौतिक है। बिना भौतिक के चेतना अस्तित्व में नहीं आ सकती। मार्क्स के अनुसार भाग्य व संगठित धर्म, शोषण व उत्पीड़न के हथियार हैं व भाववादी दर्शन ने उन्हें पुष्ट बनाया है। यहाँ पर हम पहला पॉइंट इस रूप में देख रहे हैं कि विपरीत तत्वों की एकता एवं संघर्ष का नियम। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार प्रकृति अथवा ब्रह्मांड की वस्तुओं व घटनाओं का आकस्मिक संग्रह नहीं है, बल्कि प्रकृति का प्रत्येक पदार्थ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, आपस में एक दूसरे पर निर्भर है। कोई भी चीज़ तब तक बनी रहती है जब तक कि दूसरी चीज़ भी उसी रूप में बनी रहे। जैसे पानी तब तक पानी है जब तक आसपास के वातावरण में परिवर्तन नहीं हो। यदि तापमान में बहुत कमी हो जाती है तो बर्फ़ बन जाएगा, और यदि तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है तो वह क्या होगा? भाप बन जाएगा। इस तरह से स्पष्ट है कि संसार की प्रत्येक वस्तु एक दूसरे से संबंधित व एक दूसरे से निर्भर व एक दूसरे पर द्वारा निर्धारित होती है। दूसरी चीज़ है गतिशीलता का नियम। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की मान्यता है कि प्रकृति एक स्थिर, गतिशील, अपरिवर्तनशील और निरंतर अवस्था नहीं है, बल्कि प्रकृति सतत गतिशीलता, परिवर्तनशीलता, नवीन विकास की दशा है। अर्थात भौतिक पदार्थों को गतिशील मानते हैं तथा कहा है कि प्रकृति के प्रत्येक कण, यहाँ तक कि रेत के सूक्ष्म कण से लेकर सूर्यपिंड तक सभी गतिशील हैं। मतलब लगातार चलते रहते हैं, इनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। वह प्रकृति के इस द्वंद्व के आधार पर पदार्थ विकास की अग्रसर होते रहते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि संसार व प्रकृति में सब कुछ अस्थायी, गतिशील व परिवर्तनशील है। हम खुद अपने समाज में देखते हैं कि कोई भी चीज़ लगभग स्थायी नहीं होती, उसमें कुछ न कुछ बदलाव आते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य भी परिवर्तन को ही चाहता है। फिर है निषेध के निषेध का नियम। मार्क्स के अनुसार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में विकास की प्रक्रिया सरल व सीधी रेखा की भांति नहीं होती। प्रत्येक वस्तु के दो पक्ष होते हैं, एक को हम कहते हैं सकारात्मक और दूसरे को हम कहते हैं नकारात्मक। इन दोनों ही पक्षों में निरंतर संघर्ष होता रहता है, और जो प्रत्येक वस्तु का विरोधी तत्व अवश्य होता है, वह इससे संवाद संभव होता है।
इस प्रकार परिवर्तन दो विरोधियों के मध्य संघर्ष, पुराने और नए आंतरिक विरोध के फलस्वरूप होता है। इन दोनों का निरंतर संघर्ष ही विकास का क्रम है। फिर है परिमाणात्मक या गुणात्मक परिवर्तन में रूपांतरण। मार्क्स कहते हैं कि परिमाणात्मक परिवर्तनों से गुणात्मक परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार का परिवर्तन धीरे धीरे या सरल तरीके से नहीं होता, बल्कि एकाएक हो जाता है और यह धीरे धीरे होते रहने वाले संचय का ही वास्तविक या स्वाभाविक देन है। मतलब कुछ परिवर्तन धीरे धीरे अंदर अंदर हो रहे होते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते, और जब एकाएक परिवर्तन आ जाता है तो हमको लगता है अचानक हो गया। वह अचानक नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे संचय का परिणाम कहलाता है। ये परिवर्तन एक स्थिति से दूसरी स्थिति में छलांग लगाना होता है। तेजी से होने वाले परिवर्तन किसी चक्र में ही घूमने वाली गति की तरह नहीं होता। द्वंद्ववाद के अनुसार विकास की गति निरंतर आगे बढ़ती हुई होती है। पुरानी गुणात्मक दशा से एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ते रहना ही विकास का सिलसिला है, और यह एक ऐसा विकास है जो सरल से जटिल, निम्न से उच्च की ओर होता है। भौतिक विज्ञान में प्रत्येक परिवर्तन परिमाण के गुण की ओर होता है। वह रसायन प्रक्रिया में भी परिमाण संबंधी बनावट के परिवर्तन के फलस्वरूप परिवर्तन होता है। पानी का सामान्य तापक्रम उसकी स्थिति को प्रभावित नहीं करता, किंतु जब उस तापक्रम के परिणाम को घटाया या बढ़ाया जाता है तो पानी भाप या बर्फ बनता है। धीरे धीरे या तेजी से घटने या बढ़ने वाले परिमाण के कारण बर्फ या भाप का गुणात्मक परिवर्तन होता है। इसी प्रकार समाज में बढ़ते विरोधी, बिगड़ती अर्थव्यवस्था, सामाजिक परिस्थितियों व क्रांतिकारी आंदोलन आदि से समाज में क्रांतिकारी गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है। एंजल्स के अनुसार गति का यह स्वरूप या तो किसी वस्तु में निहित होता है अथवा बाहर से उसे दिया जाता है। इस तरह से मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की कुछ विशेषताएं बताई, और आगे का हम नेक्स्ट व्याख्यान में पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद।